जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में। मैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो इनकम टैक्स का आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अभी जो हम क्वेश्चंस आपको बताने जा रहे हैं वो है अन्य साधनों से आय शीर्षक में कौन कौन सी आय जोड़ी जाती है तथा शीर्षक की कौन कौन सी स्वीकृत कटौतियां हैं। मतलब क्वेश्चन सिंपल सी आप समझ लीजिए, सिंपल सी भाषा में जो अदर सोर्सेस में कौन कौन इनकम आता है और इसमें क्या क्या डिडक्शन है। तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, अगर आप जितना प्रश्न पूछा है उतना ही आप अगर उत्तर लिखेंगे तो लेकिन हम सभी जानते हैं जो कम से कम 3, साढ़े 3, 4 पेज में उत्तर लिखना होता है, इसलिए इसको थोड़ा विस्तार से आपको सोचना है, लिखना है। चाहे इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, कोई भी रहे, तो आपको ये बात आपको निश्चित रूप से लिखना है। जो किसी भी व्यक्ति के जो आय का मुख्य साधन है वो 5 प्रकार का होता है, ये समझ लीजिए। अगर आपको पता नहीं है तो ये आप जान लीजिए। जो किसी भी व्यक्ति का जो इनकम का मेन सोर्सेस है, या बोल सकते हैं सोर्सेस, मेन को हटाइए, सोर्सेस जो है वो 5 ही है। वेतन से आय, इनकम फ्रॉम सैलरी, मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, व्यवसाय एवं पेशे से आय, उसके बाद आता है पूंजी लाभ, उसके बाद आता है अन्य साधनों से आय। ये 5 शीर्षक हैं, 5 हेड हैं इनकम का। तो वेतन से आय हम सब जानते हैं, जो कोई व्यक्ति कहीं नौकरी कर रहा है और वहाँ उनके मालिक से जो पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होता है वो वेतन से आय हुआ, ये आय का पहला साधन हुआ। दूसरा मकान संपत्ति, बहुत सारे मकान जब किसी व्यक्ति के पास होता है तो उस मकान को किराए पर उठा देता है या लगा देता है, तो उससे जो किराया प्राप्त होता है वो मकान संपत्ति से आय होता है, यह दूसरा है। तीसरा होता है व्यापार एवं पेशे से, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये तीसरा है। चौथा होता है कैपिटल गेन, पूंजी लाभ, ठीक। और 5वां जो होता है वो होता है अन्य साधनों से आय। पहला 4 जो आय का मुख्य साधन है, अगर कोई इनकम इन चारों में से किसी में नहीं आता है, ना तो सैलरी है, ना तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, ना तो बिजनेस प्रोफेशन का इनकम है, ना कैपिटल गेन है, तो वो आता है आय के जो 5वां स्रोत है अन्य साधनों से आय, उसमें आता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा जो अन्य साधनों से आय क्या होता है। आय के 5 शीर्षक में अंतिम व 5वां शीर्षक अन्य साधनों से आय है। आयकर अधिनियम की धारा 56(1) के अनुसार प्रत्येक प्रकार की आय जो इस अधिनियम के अंतर्गत कुल आय में सम्मिलित की जानी है, किंतु धारा 14 में उल्लेखित आय के प्रथम 4 शीर्षक में कर योग नहीं है, अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग होगा। इस प्रकार धारा 56(2) के अनुसार निम्न आय अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग होंगी। कहने का जो तरीका है ये अलग हो सकता है, लेकिन सिंपल यही बात है। जो वह इनकम जो वेतन से आय, हाउस प्रॉपर्टी से आय, बिजनेस प्रोफेशन से आय, पूंजी लाभ से आय के अंतर्गत नहीं शामिल हो सकता है, नहीं होता है, वो अन्य साधनों से आय में शामिल होगा। अब नाम समझिए, देखिए, एक तो पहला आता है डिविडेंड, लाभांश, ये अन्य साधनों से आय शीर्षक में आता है। फिर निम्न आय जो आकस्मिक प्रकृति, आकस्मिक का मतलब होता है जिसके बारे में पहले से किसी को कोई आइडिया नहीं है। अभी आप लोग IPL का सीजन चल रहा है, ड्रीम 11 का प्रचार आप लोग बहुत सुन रहे हो। प्रत्येक दिन सबका सपना रहता है हम करोड़पति बनने जा रहे हैं, 49 रुपया 35 रुपया लगाता है और सब सोचता है जो हम करोड़पति बन रहे हैं। बहुत सारे जो लगाते हैं सब के सब यही सोचते हैं, लेकिन जब मैच स्टार्ट होता है धीरे धीरे उनको लगता है कि नहीं, मेरा जो मूलधन है, प्रिंसिपल है, जो मैंने लगाया है 35-49, कम से कम वही आ जाए ना तो बहुत है, क्योंकि वो लॉस में जाने लगता है। उसमें जो कोई व्यक्ति जीतेगा, उन्हें पता नहीं है जो वो जीतेगा ही, ठीक है, तो उनका जो इनकम होगा वो हो जाएगा अन्य साधनों से आए। तो लॉटरी, क्रॉसवर्ड, दौड़, घुड़दौड़ उसमें आता है, ताश, जुआ, ठीक है,
किसी भी प्रकार का किसी भी रूप में लगाई गई शर्त, इन सब का जो आय होता है वो अदर सोर्सेस में आता है। ठीक है, चलिए तीसरा है प्रतिभूति पर ब्याज। यदि इनकी आय व्यापार एवं पैसे शीर्षक में करयोग नहीं है, अर्थात यदि करदाता प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के व्यापार में संलग्न नहीं है, तो प्रतिभूतियों पर ब्याज अन्य साधनों से आय शीर्षक में ही करे होगा। प्रतिभूति पर ब्याज यानी कहीं हम इन्वेस्ट किए हैं, उससे जो मेरा इंटरेस्ट बनेगा, मेरे पास जो इंटरेस्ट आएगा। कहने का मतलब अगर कोई व्यापारी है, पैसा देना, उससे इंटरेस्ट वसूलना, अगर वो व्यापारी है, उन्होंने लाइसेंस ले लिया है, तब तो उनका व्यापार हो गया। लेकिन वो व्यापारी नहीं है, लाइसेंस नहीं लिया है, वो बस ये काम कर लिया, किसी को पैसा दिया, उससे उसको रिटर्निंग में इंटरेस्ट मिल गया, तो अन्य साधनों में आय होगा। कोई व्यक्ति टीचर हैं, उनको कॉपी जांच करने के लिए नियुक्त किया गया, तो उनको जो उसमें पारिश्रमिक मिलेगा वो अन्य साधनों से आय में आएगा। अभी जैसे हम लोग इलेक्शन ड्यूटी करवाएंगे, इलेक्शन ड्यूटी हम लोगों का लगेगा, इलेक्शन करवाएंगे, उनमें कुछ ना कुछ हम लोगों को पारिश्रमिक मिलेगा। वो जो पारिश्रमिक होगा वो मेरा अन्य साधनों से आय में आएगा, ना कि वो आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी में। समझ रहे ना, कुछ ना कुछ मिलता है। आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पे वीक्षक होंगे, उनको पारिश्रमिक मिलता होगा 50 रुपया पर डे, 100 रुपया पर डे, तो उनका जो इनकम है उनका सैलरी नहीं होगा। जबकि आप लोगों को पता होगा वो जॉब में है, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो उनका काम नहीं है, वो काम किसी और का है। तो इस कंडीशन में जो पारिश्रमिक मिल रहा है ना, वो अन्य साधनों से आय में आएगा। खेत में आपका खेत कहीं पड़ा हुआ है, मतलब आप वहाँ कुछ नहीं किए, घास उसमें उगाया, समय ऐसा हुआ जो वो घास आपने किसी के हाथों बेच लिया, वो घास का जो इनकम होगा वो अन्य साधनों से आय में आएगा। ठीक है, तो यही सब आता है अदर सोर्सेस में। चलिए अब इसमें एक लिखा हुआ परिवार पेंशन के रूप में प्राप्त है। अब परिवार पेंशन से तात्पर्य नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी की मृत्यु पर उसके परिवार को दी गई नियमित मासिक आय से। वैसे पेंशन तो अब भारत में समाप्त हो गया है, लेकिन पहले होता था, जो कोई व्यक्ति जॉब में होते थे, जब वो रिटायर कर जाते थे तो उनको पेंशन मिलता था, जब वो मर जाते थे तो उसके पत्नी को मिलता था। तो ये पारिवारिक पेंशन जो है ये भी अन्य साधनों से आय में आता है। भारत के बाहर से प्राप्त कृषि आय यानी कि विदेशी कृषि आय, विदेशी सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज, संसद सदस्यों का वेतन, व्यापारिक संपत्तियों के प्रयोग के लिए प्राप्त क्षतिपूर्ति, संचालकों को फीस, संपत्ति को पुनः किराए पर उठाने से आय, ये सब मछली बाजार, हाट, जमीन, ये सब जो बीमा, कमीशन, ये सब आ जाता है अदर सोर्सेस में। अब हमको इसमें देखना है जो इस सोर्स के अंतर्गत यानी कि अदर सोर्सेस के अंतर्गत कौन कौन डिडक्शन मिलता है। धारा 57 के अनुसार अन्य साधनों से आय शीर्षक में निम्न कटौतियां मिलती है। ये आपको याद अगर रह जाएगा तो आप प्रैक्टिकल भी बना सकते हैं। पहला है लाभांश या प्रतिभूतियों पर ब्याज के संबंध में, क्योंकि लाभांश का जो इनकम होता है यानी लाभांश जो होता है अदर सोर्सेस में आ जाता है। तो लाभांश एवं प्रतिभूतियों पर ब्याज अन्य साधनों से आय शीर्षक में करयोग है। सकल लाभांश एवं प्रतिभूतियों पर सकल ब्याज करदाता के इस शीर्षक की आय में जोड़ा जाता है, तो उसमें से निम्न कटौती दी जाती है। अब लाभांश को वसूली में जो खर्चा आएगा, लाभांश या ब्याज वसूल करने के लिए दिया गया कमीशन, पारिश्रमिक अथवा किया गया कोई भी अन्य व्यय आदि, किंतु वसूली व्ययों की कटौती तभी मिलेगी जबकि करदाता ने ये व्यय वास्तव में किया है। मतलब लाभांश वसूलने के लिए आपने कोई व्यक्ति को रखा है, उसको आप वेतन दे रहे हैं, उसको आप कमीशन दे रहे हैं, या वसूलने के लिए कोई अन्य व्यय आपने किया है। जब डिविडेंड अदर सोर्सेस में आता है तो डिविडेंड प्राप्त करने के लिए जो भी खर्चा होगा वो सब के सब कटौती मिलेगा। लेकिन उसमें ये बात तय है जो वास्तव में वो राशि व्यय होना चाहिए, ऐसा नहीं है जो मतलब व्यय नहीं हुआ उसके नाम पे वो कटौती ले लेगा। आगे है ऋण पर ब्याज। अंशों या प्रतिभूतियों में विनियोग करने के उद्देश्य से ही प्राप्त ऋण पर ब्याज, भले ही अंशों या प्रतिभूतियों पर लाभांश या ब्याज नहीं मिला। किराए की आय के संबंध में यदि करदाता को मशीन, प्लांट अथवा फर्नीचर को किराए पर उठाने से आय प्राप्त होती है, अथवा ऐसे भवन के किराए से आय प्राप्त होती है जो मशीन, प्लांट एवं फर्नीचर के साथ किराए पर उठाया गया है, तो इस आय के संबंध में निम्न कटौतियां स्वीकृत हो जाएगी। देखिए, तो भवन, मशीन, प्लांट, ये सब फर्नीचर को मरम्मत करवाने में,
इनको जोखिम या क्षति से बचाने हेतु कोई इंश्योरेंस आपने किया है उसका कटौती, ह्रास या अशोधित ह्रास ये भी कटौती हो जाएगा। पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त आय के संबंध में प्रमापित कटौती यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, यदि करदाता परिवार पेंशन के रूप में कोई आय प्राप्त करता है तो ऐसी आय का 1/3 या 15,000 जो भी दोनों में कम है कटौती प्रदान की जाएगी। ये आपको पूछा जा रहा है बस जो अदर सोर्सेज में क्या क्या डिडक्शन है। अन्य आयों के संबंध में कोई ऐसा व्यय जो पूंजीगत प्रकृति का न हो तथा केवल यह मुख्यतः अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य आय को कमाने या प्राप्त करने में व्यय किया गया हो, ऐसी आयों में से कटौती के रूप में स्वीकृत होगा। अर्थात अगर कोई ऐसा मद जो अदर सोर्सेस में आएगा, इनकम जुड़ेगा और उसको प्राप्त करने के लिए जो भी खर्चा होगा वो कटौती हो जाएगा, यही बात है। तो उम्मीद करता हूँ जो अदर सोर्सेस आप समझ गए होंगे। बार बार आप लोगों का रिक्वेस्ट रहा है प्रैक्टिकल, तो देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल आप लोगों को समझा देते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।